जैसे मम्मी तुम्हें मार रही होती है तो तुम पूरे घर में नाचते हुए नजर आते हो। ऐसा फंडा है, सेल जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है तो सेल पानी को लूज कर देता है। सेल से पानी बाहर बॉल जैसा न्यूक्लियस है, इस बॉल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस आ जाएगा तो आधी से ज्यादा जगह तो न्यूक्लियस है। स्पर्म सेल्स है और ये स्पर्म सेल्स जब मदर के एग सेल के साथ मीट कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है, तब इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। जब ये बॉल अच्छे बच्चे की तरह बैठा होता है ना ऐसे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस प्रो मैक्स पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 2। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने सेल के बारे में कुछ बेसिक्स की बातें करी थी, फिर हमने माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन्स। एक बार हम सेल के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि सेल के बाहर एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि सेल के बीचों बीच कुछ बैठा होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इसके अलावा सेल में जितना भी लिक्विड होता है, सेल में जितना भी ये लिक्विड है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी में तैर रहे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे सेल ऑर्गेनल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम ना, मैंने तुम लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में बता दिया। अब हम बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ना वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सब सेल्स में एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें इस कवरिंग के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। जिसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ना, ये सारे सेल्स में नहीं होती, ये प्लांट सेल्स में होती है, ये फंजाई में होती है, ये बैक्टीरिया में होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। चलो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो होता क्या है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं, देखो प्लांट्स क्या कर सकते हैं? क्या प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं? क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? वही हम एनिमल्स तो मूवमेंट कर सकते हैं। आज हम यहाँ, कल वहां, कभी इधर कभी उधर, हम लोग कूदते फिरते रहते हैं। बट वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते। मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए? ओवर प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उनके इन्वायरमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी है उनके इन्वायरमेंट में, उन्हें वहीं पे खड़े होकर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सहना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। तो उनको क्या चाहिए? उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, तुम लोगों की बात कर लेते हैं, चलो। जैसे मम्मी तुम्हें मार रही होती है तो तुम पूरे घर में नाचते हुए नजर आते हो, कभी इधर कभी उधर भागते हुए नजर आते हो, है ना। जैसे तुम्हें जब फ्लाइंग चप्पल रिसीव होने वाली होती है तो तुम क्या कहते हो? उस चप्पल से बचने के लिए इधर उधर भागते हो ना। अगर प्लांट को फ्लाइंग चप्पल रिसीव होने वाली हो तो प्लांट कैसे बचेगा? प्लांट को कौन बचाएगा? प्लांट को बचाएगी सेल वॉल। प्लांट को कौन बचाएगी? सेल वॉल। तो हमारे प्लांट्स को ओवर प्रोटेक्शन चाहिए, वो एनिमल्स की तरह इधर उधर भाग नहीं सकते, उन्हें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। इसीलिए प्लांट्स पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड, पेन ले लेने दो, ओके। तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। मैंने तुम लोगों को बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से। ऐसे सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज क्या है? कुछ ग्लूकोज की यूनिट्स ना, ग्लूकोज की कुछ यूनिट्स मिलकर सेलुलोज बनाती हैं। ग्लूकोज तो पता है ना, ग्लूकोन डी वाला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कुछ यूनिट्स इकट्ठी होती हैं और वो क्या बनाती है? सेलुलोज बनाती है। उस सेलुलोज से बनती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। अब जो हमारी सेल वॉल होती है ना, वो रिजिड होती है। रिजिड यानी कि थोड़ी हार्ड, थोड़ी सख्त होती है, लेकिन रिजिड होने के बावजूद वो वाटर की मूवमेंट अलाउ करती है, वाटर की मूवमेंट अंदर बाहर अलाउ करती है। तो जो हमारी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, लेकिन ये परमिएबल होती है, मतलब परमिट करती है किसकी मूवमेंट को? वाटर की मूवमेंट को। मतलब सेल वॉल बोलती है आजा वाटर, आजा तू आ सकता है। अब वाटर अपने साथ जिसको ले जाना चाहे ना, उसको भी ले जा सकता है। अगर वाटर अपने साथ डिजॉल्व मिनरल्स को ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, ठीक है। तो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स इससे पास हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सेल वॉल है ना, वो लीव्स, फ्लावर्स, इन लोगों की शेप मेंटेन करने में मदद करती है। जैसे कि मान लो
मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जब मैं तुम लोगों को डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बता रही थी तो मैंने तुम लोगों को बताया था सेल्स क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जब सेल वाटर को लूज कर देते हैं, जब वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखे हुए होंगे तो वो वाटर को लूज कर देंगे, मतलब पानी उनसे बाहर निकल जाएगा और वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी और सेल सिकुड़ जाएगा हमारा, तो सेल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सेल कुछ इस तरह का हो जाएगा। oh shit. सेल हमारा सिकुड़ जाएगा। अगर हमारे प्लांट में जो हमारी लीव्स में प्रेजेंट सेल्स हैं वो सब सिकुड़ जाएंगे तो क्या हमारी लीव अपनी शेप को मेंटेन कर पाएगी? नहीं, वो लीव तो सिकुड़ जाएगी। इसी तरीके से फ्लावर्स भी सिकुड़ जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, सारे प्लांट सेल्स अपनी शेप को खो देंगे, तो सारी जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सब की भी शेप खराब हो जाएगी। तो क्या ऐसे प्लांट का काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए प्लांट के पास क्या होती है, प्लांट के पास होती है सेल वॉल। बेसिकली होता क्या है, जब प्लांट वाटर को लूज करता है या प्लांट सेल वाटर को लूज करता है तो क्या होता है, ये जो प्लांट के जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है ना, प्लांट सेल के अंदर का कंटेंट जो होता है ना, वो सब तो सिकुड़ जाता है, वो सब तो श्रिंक कर जाता है, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है वो अपनी जगह पर ही रहती है। मतलब प्लांट सेल है, उसके अंदर का सारा कंटेंट सिकुड़ गया, सारा कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक हो गया, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पे ही रहेगी, ये रिजिड होती है, ये अपनी जगह पे ही रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सेल वॉल अपनी जगह पे रहेगी, ये श्रिंक नहीं करेगी, जिसकी वजह से प्लांट सेल की शेप मेंटेन रहेगी और प्लांट की लीव्स की, फ्लावर्स की, इन सब की शेप मेंटेन रहेगी। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्लांट्स की लीफ की, फ्लावर्स की, इन सब की शेप को मेंटेन करने में मदद करती है। लीव्स, फ्लावर्स, इनको फर्म रहने में मदद करती है, इनकी शेप मेंटेन करने में मदद करती है और प्लांट को अपराइट खड़े होने में मदद करती है। समझ में आया? तो मैंने अभी तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया ना, जरा उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम किसी सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल क्या करता है, वो सेल पानी लूज कर देता है, ठीक। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देंगे, सेल अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है तो सेल क्या कर जाएगा, पानी लूज कर जाएगा। सेल से अगर पानी बाहर चला जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। जैसे बलून से जब हवा बाहर चली जाती है तो बलून पिचक जाता है ना, तो ऐसे ही जब सेल से पानी बाहर चला जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो देखो, अगर हम पहले एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में भी अगर एनिमल सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया है तो एनिमल सेल से पानी बाहर चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सेल जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है तो सेल पानी को लूज कर देता है, सेल से पानी बाहर चला जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब सेल श्रिंक कर जाएगा, जैसे बलून से जब हवा निकल जाती है तो उसकी शेप खराब हो जाती है, इसी तरीके से सेल की भी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सेल की शेप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में क्या होता है, सेम वही बात, अगर प्लांट सेल को भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया है तो प्लांट सेल क्या कर देगा, प्लांट सेल भी पानी को लूज कर देगा, प्लांट सेल से भी पानी बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। प्लांट सेल में जो सेल के अंदर का कंटेंट होता है ना, वो तो सिकुड़ जाता है, वो तो श्रिंक हो जाता है, लेकिन प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पास है सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। वो सेल वॉल क्या करती है, वो सेल वॉल प्लांट के सेल को शेप प्रोवाइड करती है। मतलब कि सेल के अंदर का कंटेंट तो पूरा सिकुड़ जाएगा, लेकिन सेल वॉल अपनी ही जगह पर डटकर खड़ी रहेगी। तो क्या होता है, प्लांट सेल की शेप खराब नहीं होती है। वही एनिमल सेल के पास ऐसी कोई सेल वॉल वेल वॉल नहीं है, तो क्या होगा, एनिमल सेल की शेप खराब हो जाती है, वही प्लांट सेल की शेप मेंटेन रहती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल वॉल प्लांट को शेप मेंटेन करने में मदद करती है, सेल वॉल प्लांट को शेप मेंटेन करने में मदद करती है। सेल वॉल स्टेज द सेम, इट होल्ड्स द शेप। तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्लांट सेल्स इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लूज वाटर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब वो रखा हुआ होगा तो वो पानी को लूज कर देगा। इनर कंटेंट श्रिंक, उसके जो अंदर का कंटेंट है वो तो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर ही रहेगी और वो उसकी शेप को मेंटेन रखेगी। सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो तो पुल अवे हो जाएगी, वो तो हट जाएगी। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह से हट जाएगी, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का, ये हमारी सेल थे, ये हमारा सेल है, इसके पास ये सेल वॉल है, तो क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन, एक काम करते हैं, इसको ना अलग कलर दे देते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर ले देते हैं, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, जब सेल श्रिंक कर जाएगा, जब सेल श्रिंक कर जाएगा तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगी। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन
सेल वॉल से दूर हट गई। पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन थी वो कहाँ पर थी, सेल वॉल से चिपक के बैठी हुई थी। अब ये जो सेल वॉल है ना वो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सेल वॉल से दूर हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो गई, तो सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल से दूर हो जाना, सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल से दूर हो जाना, इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है इसे, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस नाम का फिनोमेना हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। मतलब अगर प्लांट सेल को हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया है तो वो क्या करेगा, वो वाटर लूज करेगा और प्लाज्मोलिसिस शो करेगा। क्या शो करेगा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस होता है सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल से दूर हट जाना और सेल मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर का कंटेंट है उसका श्रिंक कर जाना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, एनिमल सेल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एनिमल सेल वॉल पानी तो लूज करेगी और श्रिंक भी हो जाएगी। ठीक है, विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप फ्रीली। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब क्या है, एनिमल सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एनिमल सेल्स अपनी शेप चेंज कर लेंगे। इसकी वजह से एनिमल सेल जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी वजह से एनिमल सेल्स मूवमेंट शो करते हैं। तो क्यों, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। इस वजह से एनिमल सेल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। वहीं प्लांट सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और वो मूवमेंट भी शो नहीं करते हैं। प्लांट्स को मूवमेंट की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया। सेल्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या होता है, देखो जैसे अगर हम फोन की बात करें, हमारे पास पहले बटन वाले फोन होते थे, कीपैड वाले फोन होते थे, है ना, और अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। तो देखो क्या हुआ, जो हमारे पास वो बटन वाले कीपैड वाले फोन थे उसमें हमने क्या करी, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करी, एडवांसमेंट्स करी और आज हमारे पास कीपैड वाले फोन है। कुछ ऐसा ही समझ लो, जो पुराना सेल था यानी कि जो सेल दुनिया में पहले आया था वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो सेल दुनिया में बाद में आया, बाद में डेवलपमेंट हुई, उसमें बाद में इसमें इवॉल्व हुआ, इसमें कई सारे चेंजेस हुए और क्या बना, यूकैरियोटिक सेल बना। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुराना। ठीक है, जो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है। ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो, पहले इसको देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना, इसके पास एक बढ़िया सा सुंदर सुशील सा न्यूक्लियस है जो अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास बढ़िया सा अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे न्यूक्लियस के पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके पास एक बढ़िया सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के पास एक बढ़िया से मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है और उसमें एक बढ़िया सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं है। ना तो इसके पास अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ना तो इसके पास अच्छे से डेवलप न्यूक्लियस है, ना ही इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके पास क्या है, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना इसके अंदर होता है डीएनए कंटेंट। क्या होता है इसके अंदर, डीएनए कंटेंट। तो इसके पास जो भी डीएनए कंटेंट है ना वो ऐसे कहीं पर सेल में एक जगह पर इकट्ठा होता है, ऐसे कहीं सेल में एक जगह पे इकट्ठा होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर ना, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ये सब अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास अच्छे से न्यूक्लियस है तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस न्यूक्लियस में आराम से बैठा हुआ होगा। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल सेल में ही एक जगह पर इकट्ठा हो रखा होता है, सेल में ही एक जगह पर इकट्ठा हुआ होता है। तो इस रीजन को जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हुआ होता है, इस रीजन को इसमें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियोइड रीजन है। क्या है, एक रीजन है सेल का जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। जितना भी जेनेटिक कंटेंट है वो इस न्यूक्लियोइड रीजन में आपको नजर आता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास केवल और केवल न्यूक्लियोइड रीजन होता है। ठीक है,
अब दूसरी बात, इसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। अब बात आती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। अभी मैंने जो तुम लोगों को पीछे डायग्राम दिखाया था, जो स्ट्रक्चर दिखाया था सेल का, जब मैंने तुम लोगों को सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें बताई थी, तो मैंने वो बताया था कि ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स है। जिस तरीके से सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, जिस तरीके से न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से इन ऑर्गेनल्स के पास भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनल बाउंड मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सॉरी, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनल होगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनल होगा जिसके पास बढ़िया सी एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल में प्लांट सेल्स आ जाते हैं, एनिमल सेल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, इसमें ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें ज्यादातर मतलब यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मोस्टली, इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स, ऐसे सेल्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। वहीं ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसके पास एक अच्छा सा न्यूक्लियस है, उसके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अच्छा सा मतलब एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको, ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो जैसे हम लोगों के पास ब्रेन होता है ना, जैसे कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, वैसे सेल के पास न्यूक्लियस होता है। मतलब सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे न्यूक्लियस के पास भी क्या होती है, न्यूक्लियस के पास भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इस मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ना बीच बीच में छेद होते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में छेद होते हैं। इन छेद को, इन पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहा जाता है इन पोर्स को, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, मतलब इसको ना एक बॉल की तरह समझो, एक बॉल की तरह, उस बॉल के बीचों बीच। ठीक है, तो ये हमारा बॉल जैसा न्यूक्लियस है, इस बॉल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियोलस। ये था तुम लोगों को 3D मॉडल ऐसे बीच में से कट करके दिखा रखा है, तो ये बीच में क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल लेयर्ड होती है, एक लेयर नहीं होगी, 2 लेयर होती है। ठीक है, 2 लेयर होती है। इनमें बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। ये ना, अगर किसी भी चीज को न्यूक्लियस के अंदर जाना है, किसी भी चीज को न्यूक्लियस के बाहर जाना है, तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं छेदों के थ्रू जाता है। ठीक है, अब हम बात करें न्यूक्लियोलस की। ठीक है, ये जो रीजन तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस होता है। अब ना इसको समझो जरा, ये जो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये है हमारा राइबोसोम, इसको कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। तो जैसे न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है ना, ऐसे राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये बड़ा वाला पार्ट और एक ये छोटा वाला पार्ट। इन्हें कहा जाता है सब यूनिट्स। क्या कहा जाता है इन्हें, सब यूनिट्स। ये राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है, ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है। इसको कहा जाएगा लार्ज सब यूनिट, इसको कहा जाएगा लार्ज सब यूनिट, और इसको कहा जाता है स्मॉल सब यूनिट। क्या कहा जाता है, स्मॉल सब यूनिट। ये क्या है, राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा राइबोसोम है ना, ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स है ना, ये अलग अलग बनती है। ठीक है, एक सब यूनिट बनी, ये दूसरी सब यूनिट, लार्ज वाली सब यूनिट बनी, स्मॉल वाली सब यूनिट, फिर ये आती हैं और ये मिलके क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स कहाँ बनती हैं, ये सब यूनिट्स बनती है इस न्यूक्लियोलस रीजन में। इस न्यूक्लियोलस रीजन में ये बनी लार्ज वाली सब यूनिट, ठीक है, और ये बनी हमारी स्मॉल वाली सब यूनिट। ठीक है, फिर ये निकल के बाहर आई, ये निकल के किसके बाहर आई, हमारे न्यूक्लियस से बाहर आई। ठीक है, और न्यूक्लियस
ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो सब यूनिट्स ये न्यूक्लियस से निकल के बाहर आई और इन्होंने मिलके क्या बनाया, इन्होंने मिलके राइबोसोम बनाया। इन्होंने मिलके क्या बनाया, राइबोसोम बनाया। रेड कलर का लिया था ना, ठीक है। तो ये जो लार्ज वाली सब यूनिट और ये जो स्मॉल वाली सब यूनिट होती है, ये निकल के बाहर आती है साइटोप्लाज्म में और फिर क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, ऐसे राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट। बड़े वाले पार्ट को लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, छोटे वाले पार्ट को स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स बनती है न्यूक्लियोलस रीजन में, फिर ये चलती फिरती कहाँ आती है, साइटोप्लाज्म में आ जाती है। न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है और वहां पर आके ये क्या कर जाती है, मिल जाती है। वहां पर आके ये मिल जाती है और क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। समझ में आया? ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पे, राइबोसोमल सब यूनिट्स आर मेड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके पास क्या होता है, उसका जो डीएनए होता है ना, वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह कई सारे प्रोटीन से मिलके ऐसे किसी रीजन में इकट्ठा हो रखा होता है, ऐसे किसी रीजन में इकट्ठा हो रखा होता है। और इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इस रीजन को, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये बैक्टीरिया तुम्हारा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल में ही एक जगह पर इकट्ठा होता है और उस रीजन को क्या कहा जाता है, उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं उस रीजन को, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है। तो जितना भी डीएनए होता है वो सब सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, उसके आसपास प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसा डीएनए इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके थ्रेड की तरह इकट्ठा हो जाता है। और कौन से रीजन में होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। ठीक है। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जिस रीजन में ये जेनेटिक मटेरियल होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है। तो हमने न्यूक्लियोइड के बारे में क्या देखा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है और एक रीजन में इकट्ठा हो जाता है। उस रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए ना, डीएनए अकेला नहीं रहता, डीएनए रहता है प्रोटीन्स के साथ मिलके। ठीक है। चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, चाहे हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो ये जो डीएनए ना, वो प्रोटीन के साथ मिलके कहाँ पर होता है, प्रोटीन के साथ मिलके न्यूक्लियोइड रीजन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। समझ में आया? ये थी प्रोकैरियोटिक सेल की बात। तो अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि सेल के पास न्यूक्लियस होता है, हमारे सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो क्या कोई ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? जी हाँ, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ऐसे सेल्स को कहा जाता है ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इन्हें कहा जाता है ई न्यूक्लिएटेड। ई मतलब एब्सेंट, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें कहा जाता है ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है। अब ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड में भी कुछ सेल्स है, उस ब्लड में भी कुछ सेल्स हैं। दो तीन तरह के सेल होते हैं, बट अभी फिलहाल हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। उस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, बट अभी फिलहाल हम रेड ब्लड सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। अभी 9th के लेवल में बस तुम लोगों को रेड ब्लड सेल्स पे फोकस करना है। ठीक है। तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, आरबीसीज इनको बोलते हैं। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। इन रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन होता है, एक पिगमेंट होता है, ये भी रेड कलर का होता है। अभी फिलहाल मैं तुम्हारे लिए ये इसको येलो कलर का बना देती हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। तो ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनका काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी के पार्ट पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास हीमोग्लोबिन होते हैं। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और फिर ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू
पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनको हीमोग्लोबिन के लिए जगह चाहिए, उनको ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जगह चाहिए, ताकि हमारे रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन हो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसलिए ये अपने पास न्यूक्लियस नहीं रखते। अगर इस रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस आ जाएगा तो आधी से ज्यादा जगह तो न्यूक्लियस नहीं ले ली, तो हीमोग्लोबिन बेचारा कहाँ बैठेगा, वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करेगा, कैसे सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसीलिए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये हमारे न्यूक्लियस को लात मार देते हैं, मतलब ये अपने पास न्यूक्लियस नहीं रखते, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कौन से वाले मैच्योर, याद रखते हैं, यंग नहीं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, मैच्योर आरबीसी जो होती हैं, उनमें किनमें, ह्यूमंस में, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दे गिव मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, वो ज्यादा स्पेस किसके लिए दे देते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए देते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस, अब क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। अगर सेल डैमेज हो गया किसी वजह से तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ये रिपेयर नहीं कर सकते, ना ही ये डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड अभी बताती हूँ। इनका जो लाइफ स्पैन है ना वो 120 डेज होता है, मतलब 120 दिन बाद हमारे रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं और फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जब वो न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, वो यंग रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, और इन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। और इनका लाइफ स्पैन केवल और केवल 120 डेज होता है, 120 दिन बाद ये मर जाते हैं। स्प्लीन नाम का एक ऑर्गेनल होता है जहां पे ये दफन होते हैं जाके, बट अभी उतना नहीं समझना, अभी तुम्हें बस इतना समझना है 120 दिन ये लोग जिंदा रहते हैं, कौन लोग, रेड ब्लड सेल्स, और फिर 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं और न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। समझ में आई बात, ओके। अब बात आती है ये डिवाइड वाली। डिवाइड क्या होता है? एक्चुअल में जो सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं। एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, वो 2 सेल हो सकता है आगे और 2 सेल्स में डिवाइड हो और ये 4 बन जाए, इसको कहा जाता है डिवाइड होना। तो सेल क्या करता है, एक सेल बढ़ जाता है 2 में, वो 2 सेल बढ़ जाते हैं फिर फर्दर 4 सेल में। तो इस तरीके से सेल्स क्या होता है, डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल एक अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इस न्यूक्लियस के ना होने की वजह से ये डिवाइड भी नहीं कर पाते, ठीक है, समझ में आई बात। अभी डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में ना हम चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि सेल ना अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से आगे वो 4 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या हो जाते हैं, 120 दिन बाद जाके मर जाते हैं और फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही वो रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में जान लिया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। डीएनए होता क्या है, अच्छा इसके लिए ना एक बार जरा तुम आसपास अपने देखो, जितने भी बच्चे तुम्हें नजर आ रहे हैं या जो भी तुम लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, या किसी और भी बच्चे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे नजर आ रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि बच्चे पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं। ये बच्चा है हमारा, ये एक बच्चा है, ठीक है। ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा। अगर इनका हेयर कलर मान लो ब्राउन है, ठीक है, और इनका भी हेयर कलर मान लो ब्राउन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बच्चे का भी हेयर कलर ब्राउन ही होने वाला है। मतलब कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से हेयर कलर क्या कर रहा है,
इनहेरिट कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है, कुछ तो ऐसा होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है। इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब बच्चे का हेयर कलर, बच्चे का स्किन कलर, बच्चे का आई कलर, बच्चे की हाइट, ये सारी चीजें किसके जैसे दिखने वाली है, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के जैसे दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से उस बच्चे के पास क्या आ रहा है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या आ रही है? एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। मतलब कि बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है जो कि उनके पेरेंट्स से आती है। ठीक है, दूसरी बात अभी हमने ये समझी कि डीएनए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये होती कहाँ है? ये होती है डीएनए में। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? वो होती है डीएनए में। डीएनए का ना क्या कुछ ऐसा ही सांप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डीएनए में। ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ओके, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है, जो कि डिसाइड करती है कि बच्चे की अपीयरेंस कैसी होने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है। तो बेसिकली ये जो हमारा डीएनए है ना, इसमें ना इसकी ना कुछ सेगमेंट्स होती हैं। ये जो डीएनए होता है ना, इसकी कुछ सेगमेंट्स होती हैं, और वो सेगमेंट्स, उन सेगमेंट्स को कहा जाता है जीन्स। इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? जीन्स। तो बेसिकली ये वाला जीन, ये वाला जीन, ये वाला जीन, ये वाला जीन, ऐसे कई सारे जीन्स होते हैं हमारे डीएनए में। अब ये जीन क्या है भाई? ये डीएनए, ये जो जीन होते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर अपीयरेंस के या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के स्पेसिफिक होते हैं। अरे एक काम करो, जैसे कि मेरा आई कलर क्या होने वाला है, उसके लिए मेरे पास एक जीन है। मेरा हेयर कलर क्या होने वाला है, उसके लिए मेरे पास दूसरा जीन है। तो बेसिकली ये अलग अलग जीन ना अलग अलग चीजों को डिसाइड करते हैं। हेयर कलर के लिए हमारे पास एक अलग जीन है, स्किन कलर के लिए हमारे पास एक अलग जीन है, हमारी हाइट के लिए हमारे पास एक अलग जीन है। तो इन सब कामों के लिए हमारे पास क्या होती है? अलग अलग जीन्स होते हैं। ठीक है, तो डीएनए, हमारे डीएनए में कुछ सेगमेंट्स होती हैं, कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ओके, दूसरी बात, डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है, डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये दो बातें तो हमें समझ में आ गई। मैंने एक और बात तुम्हें बताई अभी थोड़ी देर पहले, वो ये बताई कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर डीएनए होता है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, अब ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे बैठा हुआ है? ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे बैठा हुआ है? कभी तो ये डीएनए इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और कभी ये डीएनए बड़े अच्छे तरीके से बैठा होता है। कभी तो ये डीएनए बड़े अच्छे तरीके से बैठा होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से। तो जब हमारा डीएनए इस तरीके से बिखरा हुआ होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तब इसको कहा जाता है क्रोमैटिन। तब इसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। तब इसे कहा जाता है क्रोमैटिन। और जब ये डीएनए इतने अच्छे से ऐसे ऐसे फूल जैसा स्ट्रक्चर बना के बैठा होता है, तब इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो मतलब बेसिकली जब हमारा डीएनए ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है तब इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। बिखरा हुआ है, ऐसे उलझा हुआ सा पड़ा हुआ है, थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है, उलझा हुआ सा थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है, तब इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। जब ये बहुत अच्छे बच्चे की तरह बैठा होता है ना ऐसे, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। अच्छा, तो ऐसा कब होता है? कब डीएनए ऐसे बैठा होता है, कब डीएनए ऐसे बैठा होता है? अभी मैं इसको हटा देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ओके, मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी, थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि ये जो होता है हमारा सेल, ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है ना, अपने नंबर को बढ़ाता है। एक सेल, फिर उससे 2 सेल बनते हैं, फिर उस 2 सेल से फर्दर 4 सेल, इस तरीके से सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? इस सेल के अंदर डीएनए है, इस सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। तो बेसिकली अगर सेल के अंदर देखो, जब सेल को डिवाइड होना है ना, तो सेल को वो सारी चीजें जो इस सेल में थी वो सारी चीजें आधी आधी करके इस और इस सेल में देनी है। वो सारी चीजें आधी आधी करके या कैसे भी सारी चीजें इस सेल में भी देनी है और इस सेल में भी देनी है ना। तो डीएनए भी इस सेल को भी देना है
और इस सेल को भी देना है, ठीक है। डीएनए भी इस सेल को भी देना है और इस सेल को भी देना है। अब जब डीएनए इस तरीके से उलझा हुआ है तो कैसे वो डीएनए अलग होगा और थोड़ा इस सेल में थोड़ा इस सेल में जाएगा? कैसे जाएगा भाई? नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए सेल क्या करता है, सेल ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। सेल क्या बन जाता है? ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। सॉरी, डीएनए क्या होता है? ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए है वो इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है, ताकि वो डीएनए क्रोमोसोम की तरह, जैसे अब क्रोमोसोम बन गया तो एक क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा, ऐसे करके आधे आधे क्रोमोसोम्स बच जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब सेल में डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब डीएनए जो है वो किसकी फॉर्म में होता है? तब डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन। येलो बहुत हो गया, ग्रीन कर देते हैं। तब डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तब डीएनए कैसा नजर आता है? तब डीएनए ऐसा क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आता है। समझ में आई बात? नॉन डिवाइडिंग सेल में डीएनए ऐसे क्रोमेटिन की तरह उलझा हुआ थ्रेड की तरह पड़ा हुआ होता है, वहीं जो डिवाइडिंग सेल होता है उसमें डीएनए क्रोमोसोम की तरह होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पढ़ के बता देते तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये वाला कलर अच्छे से नजर आएगा। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो कि कैसे नजर आते हैं? ऐसे रॉड के जैसे नजर आते हैं, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कब नजर आते हैं? व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब वो कैसे नजर आते हैं? ऐसे क्रोमोसोम की तरह नजर आते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब ये क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड रुको सा, किसको रब करूं? इसको रब कर देती हूँ। ये मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ। तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इस क्रोमोसोम के अंदर ना ये डीएनए होता है, यहाँ पर डीएनए होता है, ठीक है। सारे में ये ऐसे, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए की अलग अलग सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। डीएनए की कुछ कुछ सेगमेंट्स को, जो भी फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, वो किससे मिलके बनता है? वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि डीएनए और प्रोटीन हमेशा साथ में नजर आते हैं। मतलब डीएनए ऐसे अकेला नहीं बैठा होता, ये हमेशा प्रोटीन के साथ बैठा होता है, ठीक है। दोस्त है इसका बढ़िया सा प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारे क्रोमोसोम है ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस जो है हमारा, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं, या फिर क्रोमेटिन मिलते हैं। जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा होता तब क्रोमेटिन मिलते हैं, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इस क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। डीएनए क्या कैरी करता है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचती है। ये जो हमारा डीएनए होता है, इसके पास एक फंक्शनल सेगमेंट होती है, कई सारी फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, When the cell is not dividing, जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा होता है, डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन। डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है? क्रोमेटिन की तरह एग्जिस्ट करता है। एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल का उलझा हुआ सा मास होता है ये, ठीक है। When the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तब क्रोमेटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। समझ पाए? तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे पास, हमारे न्यूक्लियस के पास ना डीएनए होता है। सिंपल सी बात है, हमारे न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। अब वो डीएनए कभी तो ऐसे उलझा हुआ होता है और कभी बहुत अच्छे से क्रोमोसोम की तरह बैठा हुआ होता है। उलझा हुआ कब होता है? सारा टाइम ही उलझा हुआ ही होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, उस दौरान जो हमारा डीएनए है ना, वो क्रोमोसोम की तरह अरेंज हो जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब इस क्रोमोसोम में क्या है? इस क्रोमोसोम में हमारा वो उलझा हुआ डीएनए बैठ गया है,
ठीक है, उलझा हुआ डीएनए बैठ गया है, ठीक है, साथ में कुछ प्रोटीन्स भी हैं और ये जो छोटी छोटी सेगमेंट्स हैं वो क्या है, जीन्स है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ओके, समझ में आया ना? ओके। अब आपके एनसीईआरटी में ना एक टेबल दी हुई है फिल करने के लिए, टेबल 2.1। अब इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, तुम लोगों ने अगर लेक्चर ठीक से देखा ना तो तुम लोग खुद भी फिल कर लोगे इसे। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, हमें ना कंपैरिजन टेबल दे रखी है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। देखो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले पूछी गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में तो यूनिवर्सल फीचर है, वो तो सब में मिलेगी, वो हमें बैक्टीरियल सेल में भी मिलेगी, प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में भी मिलेगी। अब सेल वॉल मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो बताया था सेल वॉल किस में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। किस में होती है, प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स, और एक और बताया था फंजाई। यस, तो हमारी जो सेल वॉल है वो किस किस में होगी, बैक्टीरियल सेल में होगी, प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। ठीक है जी। अब अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो सब में होता है, साइटोप्लाज्म भी सब में होता है, बैक्टीरियल में भी, प्लांट में भी और एनिमल सेल्स में भी। अब बात आ रही है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तुम लोगों को जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बताए थे तब बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल आता है, एनिमल सेल आता है, फंजाई आता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। प्लांट सेल में होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एनिमल सेल में होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें होगा और इन दोनों में नहीं होगा। ओके, अगला है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फिर से वही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पर नहीं होंगे, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में होंगे। बस तो अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है ना वो है राइबोसोम्स। तो जो ये राइबोसोम्स होते हैं ना ये दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। एक होती है बड़ी वाली सब यूनिट जिसे कहा जाता है लार्ज सब यूनिट, और एक होती है छोटी वाली सब यूनिट जिसे कहा जाता है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स मिलके राइबोसोम्स बनाती हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना इनका क्या फंक्शन होता है हम ये देख रहे हैं। तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, मतलब कि प्रोटीन बनवाना, इसलिए इन्हें साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब ये खुद से प्रोटीन्स नहीं बना सकते, प्रोटीन्स बनाने के इंस्ट्रक्शन इन्हें डीएनए से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, डीएनए से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। दे बिल्ड प्रोटीन यूजिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए। डीएनए से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स है ना ये दोनों तरह के सेल्स में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। अब ना हमारा जो सेल होता है ना इसमें ना एक और सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ये दो तरह के होते हैं। जैसे राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है ना, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल ऑर्गेनल है। ये भी दो तरह के होते हैं, मतलब ये दो तरह के होते हैं, ये भी नहीं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके नाम में ही ना कहीं इनकी जस्टिफिकेशन है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इसको शॉर्ट में RER बोलते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको शॉर्ट में SER बोलते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना इसके सरफेस पे कुछ होता है जिसकी वजह से ये रफ होते हैं, और इसके सरफेस पे होते हैं राइबोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से वो रफ दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें ना तो इस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए होते हैं। राइबोसोम्स जो है ना एक तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस पे होते हैं, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, तो
टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड ईदर फ्रीली, या तो वो फ्रीली तुम्हें नजर आएंगे इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली नजर आएंगे या फिर वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड नजर आएंगे। जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं तो वो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना देते हैं, इसलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। वहीं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। इनकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। इनका मेन काम होता है ये प्रोटीन्स बनाना। क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो तो ऐसे ही क्यूटी प्यूटी से स्ट्रक्चर दिखाती है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। बस दोनों टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। ओके, तो अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की ना, तो अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अभी मैंने बताया दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे तुम्हें राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये ना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। कैसे? अभी बताती हूँ, पहले ये देखो कि इनकी डिफाइन क्या है। दे आर लार्ज ऑर्गेनल्स, की बड़े बड़े ऑर्गेनल्स की तरह है, दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क थ्रू द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में ना एक नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं, बड़े से ऑर्गेनल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये ना जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये इसके साथ कंटिन्यूअसली बने हुए होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कंटिन्यूअस होते हैं। तो क्या लिखा है? इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ कंटिन्यूअस होता है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड सम हार्मोन्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, इसमें हार्मोन्स भी बन रहे हैं, इसमें फैट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और इनका काम होता है प्रोटीन का, फैट्स का और हॉर्मोन्स का सिंथेसिस कराना और ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। ओके, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। ये मेनली क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये फैट्स और हॉर्मोन्स का सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का, क्यों? क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और हॉर्मोन्स का सिंथेसिस कराते हैं। इसमें तुम्हें एक एग्जांपल दे रखा है, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उनमें पेनक्रियाज होते हैं। तो उनमें जो पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं ना, उनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना और उनको सिक्रीट कराना। सिक्रीट कराना मतलब रिलीज कराना एक तरह से, ठीक है। ओके, और इधर क्या काम होता है? सिंथेसिस कराना और उनको स्टोर करके रखना। एक तो सिंथेसाइज कराना, ऊपर से उनको स्टोर भी करके रखना। ये किसका काम होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को ना सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं या फिर क्लीनअप सिस्टम भी बोलते हैं। अभी समझाती हूँ क्यों। एक्चुअल में क्या होता है, लाइसोसोम्स जो है ना, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो तुम्हें ये नजर आ रहा है ना गोल गोल, ये लाइसोसोम्स है। एक्चुअल में लाइसोसोम्स के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक मेम्ब्रेन, इसलिए इसको क्या बोला गया? सिंगल मेम्ब्रेन। देखा ना यहाँ पर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं, या फिर सेल का कोई पार्ट है जो कि डैमेज हो गया, उसको मार दो।
इसका काम क्या है, अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको डाइजेस्ट कर लो, अगर कोई अनवांटेड प्रोटीन है जिसकी जरूरत नहीं है उसको डाइजेस्ट कर लो, कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर लो। मतलब ऐसी चीजें सेल में जिनका काम नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, ये उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। या फिर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन है, जरूरत नहीं है उसकी, मार दो। कार्बोहाइड्रेट उसकी भी जरूरत नहीं है, मार दो। कोई फैट्स है जिनकी जरूरत नहीं है, मार दो। सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, मार दो। किसका काम है, लाइसोसोम का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। क्यों, क्योंकि अपने ही सेल के पार्ट्स को मार रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। या फिर क्लीन अप सिस्टम भी कहा जाता है। एक्चुअल में वो कर तो क्लीनिंग ही रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इवन डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये इसका काम होता है। अब जब ये ब्रेक डाउन करता है ना, ठीक है, लाइसोसोम ने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया प्रोटीन्स का। क्या करा, प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया। कोई प्रोटीन थे जिसकी जरूरत नहीं थी, इसने उसको ब्रेक कर दिया। जब इसने उसको ब्रेक किया तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स मिले होंगे, प्रोटीन को तोड़ने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मिले होंगे। उन प्रोडक्ट्स को ये क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को भेज देता है साइटोप्लाज्म में कि भाई तुम साइटोप्लाज्म में जाओ। उन प्रोडक्ट्स को कहाँ भेज देता है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, किसी ना किसी सेलुलर एक्टिविटी में ये हेल्प करते हैं। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये सेल की हेल्प ही कर रहा है ना, तो इसीलिए ये सेल को साफ रखने में मदद करता है और प्रोडक्ट्स को भी कहीं ना कहीं रिसाइकल करा देता है। तो वो प्रोटीन जो कि अनवांटेड थे उनको इसने क्या करा दिया, रिसाइकल करा दिया। उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं सेलुलर एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं। तो वही लिखा है, जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ भेज दिए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाते हैं। वहां पर जाकर इनको रीयूज कराया जाता है बाकी सेलुलर प्रोसेसेस में, और इससे सेल साफ भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो दिस इज अबाउट लाइसोसोम्स। इसलिए इनको क्लीन अप सिस्टम या फिर सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता था। ओके, अब लाइसोसोम के बारे में ना एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वो ये है कि जैसे देखो ये होते हैं स्पर्म सेल। ये क्या होते हैं, स्पर्म सेल। एक्चुअली में होता ये है कि फादर से स्पर्म सेल्स आते हैं। क्या आते हैं, स्पर्म सेल्स आते हैं। और वो स्पर्म सेल्स आके मदर के एग सेल से मीट करते हैं, मदर के एग सेल से मीट कर जाते हैं और वो फ्यूज करते हैं। और जब ये फ्यूज करते हैं, ये मीट करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है। तो एक्चुअल में फादर से स्पर्म सेल्स आए और ये स्पर्म सेल्स जब मदर के एग सेल के साथ मीट कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। और इस फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस में लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पर्म सेल जब मदर के एग सेल में एंटर करती है ना, तो इनको अंदर एंटर करने के लिए इस एग सेल की जो ये आउटर लेयर है ना, इसको ब्रेक करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारे जो सेल है, ये जो स्पर्म सेल है, इसके पास क्या है, इसके पास है लाइसोसोम। क्या है इसके पास, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स इस आउटर लेयर को ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। इन स्पर्म सेल्स के पास क्या होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। जब हमारा स्पर्म एग से मीट करता है, these enzymes help break down the outer layer of the egg। तो ये एग की आउटर लेयर को ब्रेक करने में मदद करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है। समझ में आया ये फैक्ट? ओके। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है ना, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है। मतलब हमारे सेल को पूरा दिन काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन बनाता है, वो एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, जहां पर पावर जनरेट होती है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में जनरेट हो रही है, वो पावर किसकी फॉर्म में जनरेट हो रही है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी पढ़ते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस। मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन है। इसके पास कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन। इससे पहले कौन सा सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था जिसकी दो मेम्ब्रेन थी, याद करो, कमेंट में अभी आंसर लिखो। तो
ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास कितनी लेयर्स होती है, कितनी मेम्ब्रेन होती है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो तो एकदम स्मूथ होती है, कैसी होती है, एकदम स्मूथ होती है, और कहीं कहीं पर इसमें पोर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, कहीं कहीं पर इसमें पोर्स भी होते हैं। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें ना, तो ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, देखो ये वाली जो है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, एक सेकेंड, तो ये जो है ना ये आउटर मेम्ब्रेन है, वही ये वाली जो है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना ये कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है क्रिस्टे। क्या कहा जाता है इन प्रोजेक्शंस को, क्रिस्टे। तो बेसिकली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन तो एकदम स्मूथ है भाई, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। अब ये प्रोजेक्शंस क्यों बने हुए हैं, एक्चुअल में क्या होना है, यहाँ पर बननी है एटीपी, यहाँ पे बननी है एनर्जी। तो जितनी ज्यादा जगह होगी ना उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा ना उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी, जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगी उतना ज्यादा एटीपी बनेगा, जितना ज्यादा एटीपी सेल उतना खुश, सेल के पास उतनी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है लेकिन पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया, जो क्या कर देती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ताकि केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए, हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। वो सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ये क्रिस्टे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाइज एनर्जी, कि क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। मतलब सेल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ना उस सब के लिए एनर्जी चाहिए, सेल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सबके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन बनाती है, वो एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। किसकी फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। अभी आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ जरा। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसके पास डीएनए भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। अभी हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस ही होता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए होता है ना, बट हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसके पास अपना खुद का डीएनए, जी माइटोकॉन्ड्रिया, अपने राइबोसोम भी। अभी एक और की बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अब जरा ना इधर देखो, हमारे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सेल क्या चाहेगा, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना उतने रख लो भाई। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन, जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन उतना ज्यादा एटीपी, ठीक है। तो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ईच सेल टू मीट एनर्जी नीड्स, ठीक है। एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एटीपी जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। देखो सिंपल सा फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, एनर्जी जनरेट करनी है। क्या बनाना है, एटीपी बनाना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है। अब ये एटीपी किससे बनता है, ये एटीपी बनता है ग्लूकोज और बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बनता है। किससे बनता है, ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल से बनता है। तो ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को क्या करा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है किस प्रोसेस के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। किस प्रोसेस के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। मतलब जब हमारे सेल में रेस्पिरेशन होती है, जब हमारा सेल रेस्पायर करता है, उस दौरान ये जो ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, ये तोड़े जाते हैं और क्या बनती है, एनर्जी बनती है, एटीपी रिलीज होती है। तो क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीजेस इज स्टोर्ड एज एटीपी। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में पूछा जाता है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
एटीपी इज यूज्ड टू पावर ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना सेल में, ज्यादातर सारी एक्टिविटीज कौन पावर कर रहा है? एटीपी। सबके लिए किसकी जरूरत है? एटीपी की जरूरत है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ना, ये सब में नहीं होते, ये होते हैं प्लांट सेल्स में। किसमें होते हैं? प्लांट सेल्स में होते हैं और एल्गी में होते हैं, कुछ कुछ एल्गी में होते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ऑल्दो हम डिफरेंस भी देखेंगे लास्ट में, बट फिर भी तुम थोड़ा बीच बीच में ये चीजें देखते रहो, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है ये केवल प्लांट सेल्स में मिलते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं होते, कुछ एल्गी में होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड सम एल्गी, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, इस पे आते हैं, पर उससे पहले ये देखो, प्लास्टिड जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। याद रखना है, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जैसे दिख रहा है ना वैसे ही होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो है कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ग्रीन प्लास्टिड्स, ये होते हैं हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स और ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अभी इनका डिफरेंस देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें ना, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। छोटे से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस कराना, खाना बनवाना सनलाइट को यूज करके। किस में प्रेजेंट होगा? लीव्स में प्रेजेंट होगा। जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट्स है ना, जो प्लांट के जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट्स है ना, उन सब में क्लोरोफिल होता है। कहाँ कौन से प्लास्टिड्स होते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, ठीक है। अगले हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्राइट कलर्स देते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? फ्लावर्स में मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे। ऐसे कलरफुल जो भी पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उसमें मिलते हैं। जैसे कि फ्लावर की जो ये पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां जो होती है ना फ्लावर्स की, उसमें देखने को मिलेंगे तुम्हें। ये फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर्स प्रोवाइड करना फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, जिससे क्या हो? इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। देखो सुंदर सुंदर फ्लावर होंगे, बड़े बड़े ब्राइट कलर के फ्लावर्स होंगे, तो इंसेक्ट आएंगे और क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे, फ्लावर को फायदा होगा। इसके अलावा फ्रूट जो है वो बड़े बड़े कलरफुल से ऐसे बिल्कुल डार्क रेड कलर का नजर आएगा, तो एनिमल्स को जल्दी से दिख जाएगा। एनिमल्स आएंगे उसको खाएंगे। एनिमल जब उसे खाएंगे तो सीड जो है वो कहीं और फेंक देंगे या उनकी एक्सक्रीटा में निकल जाएगा सीड। तो क्या होगा? सीड एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो क्या हो रहा है? सीड डिस्पर्स हो रहा है। तो इस सबसे फायदा किसका हो रहा है? प्लांट का। तो ये क्या कहता है? ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करता है, किसको? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, जिससे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। सीड डिस्पर्सल में मदद मिलती है, किससे? एनिमल्स के थ्रू। अगले हमारे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट में येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर के पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। इनका काम क्या है? इनका काम है चुपचाप से स्टोरेज करना। जब स्टोरेज करनी है तो कलर की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? स्टोरेज करना। स्टार्च स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोरेज होगी तो कहाँ पर होगी? जो पोटैटो वगैरह है, आलू जो है, इस पे स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं ना, जिनमें स्टार्च वगैरह स्टोर हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है, कुछ ना कुछ खाने का मटेरियल, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? प्लास्टिड्स, ओके। अब जरा अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें ना, तो पहले क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मतलब इसके भी पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन होती है। और किसके पास थी? न्यूक्लियस के पास। और किसके पास थी? जल्दी देखो, नोट्स घुमाओ पीछे, पता लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अभी किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट के पास। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये तीनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें ना,
तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, ठीक है। कंटेन सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, देखो पहले यहाँ से समझ लो फिर वो पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें ये जो भरा हुआ है ना, ये लिक्विड जैसा, ये जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब पूरा पानी जैसा भी नहीं है, पूरा हार्ड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड सा भरा हुआ होता है इस पूरे में। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कंटेन सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। विद इन स्ट्रोमा अ डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अब ये जो नजर आ रहे हैं ना तुम्हें, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये एक्चुअल में सेमी फ्लूइड है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो डिस्क शेप नजर आ रहे हैं ना, इन डिस्क शेप के स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो विद इन स्ट्रोमा आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है? एक तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एक तो क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस कराना। तो पहला क्या है? एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम है स्टोर शुगर एंड स्टार्च इन द स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें ये स्टार्च और शुगर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कराता है, दूसरा शुगर्स और स्टार्च को स्ट्रोमा में स्टोर करके रखता है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनमें ना सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है? देखो अभी मैंने जो तुम्हें पीछे दिखाया था, अभी जो ये मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था, इसमें तुमने एक चीज देखी। देखो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है? डीएनए। और यहाँ क्या नजर आ रहा है? राइबोसोम्स। मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम्स थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स थे। ये होती है इनके बीच की सिमिलैरिटी। देखो एक सेकेंड आगे बढ़ाने तो आगे, तो क्या सिमिलैरिटी है? देखो तो ये सिमिलैरिटी क्या कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्लास्टिड्स, इनके पास अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है। इनके पास अपने अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। 70s 80s ये अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल के इतना समझो जरा कि इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, अपने राइबोसोम भी होते हैं। इसके पास भी अपना खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। ये कहीं ना कहीं क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि एक टाइम ऐसा था अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होना, ठीक। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, अच्छा नहीं बना डीएनए। अपना खुद का डीएनए होना, इसका क्या मतलब है? राइबोसोम्स भी है। इसका क्या मतलब है कि एक टाइम ऐसा था जब ये खुद में एक ऑर्गेनिज्म था, ये कोई सेल के पार्ट नहीं था, ये एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म था, वो था बैक्टीरिया। एक टाइम ऐसा था जब ये बैक्टीरिया था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, मैंने तुम्हें बताया प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने, मतलब जैसे इवोल्यूशन हुआ होगा ना, तो अब क्या हुआ होगा? ये जो बैक्टीरिया था ना, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये किसी बड़े से सेल में जाके घुस गया होगा। ये बैक्टीरिया किसी बड़े से सेल में चला गया होगा और क्या बन गया होगा? सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट बन गया होगा। मतलब समझ में आई? देखो क्या है, इसके पास अपना खुद का डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए अपने राइबोसोम से। मतलब ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है पहले एक टाइम हो जब ये खुद में एक क्या हो? एक बैक्टीरिया हो। मतलब कि एक टाइम ऐसा आया जब इवोल्यूशन हुए, जब चेंजेस हुए, जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बन रहे थे, तब इसने क्या करा? इसने एक बड़ा सा सेल देखा और उस बड़े से सेल में एंटर कर गया। जब ये उस बड़े से सेल में एंटर कर गया ना, तो ये बैक्टीरिया से क्या बन गया? एक सेल ऑर्गेनल बन के रह गया, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक स्पेशल फीचर है। वो स्पेशल फीचर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स, अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, सजेस्टिंग दे वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया। कि एक टाइम ऐसा था जब वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया की तरह घूम रहे थे, वो किसी सेल वो कोई सेल ऑर्गेनल नहीं थे, वो किसी सेल का पार्ट नहीं थे, वो खुद में एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया की तरह घूम रहे थे। देन गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू लार्जर सेल्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन। बाद में किसी एक बड़े
बड़े सेल में घुस गए और क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया और वो क्या बन गए, एक सेल ऑर्गेनल बन के रह गए। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, दोनों का अपना अपना राइबोसोम होता है, दोनों के अपने अपने डीएनए होते हैं। दिस सजेस्ट दे शेयर एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद एन एंशिएंट बैक्टीरिया, कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई हिस्ट्री, ऐसी कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी जरूर होगी। ये हो सकता है कि पहले कोई बैक्टीरिया हो, बाद में इनकॉर्पोरेट हुए और वो क्या बन गए, सेल के एक पार्ट बन गए, यानी कि वो अब एक सेल ऑर्गेनल बन गए। तो इतनी देर से पढ़ते पढ़ते और मेरा साथ देते देते अब आप लोग आ गए हैं लास्ट सेल ऑर्गेनल पे। तो लास्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, देखो वैक्यूल जो है ना वो स्टोरेज के लिए होता है और सपोर्ट के लिए होता है। अभी देखते हैं कैसे। देखो प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में ज्यादातर एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा सा सेंटर में प्लेस्ड वैक्यूल होता है। एक ही वैक्यूल होता है, ज्यादातर बड़ा सा होता है और सेंटर में प्लेस्ड होता है। वहीं अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें ना तो एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लांट सेल में ज्यादातर एक ही होता है, एनिमल सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में वो सेंटर में प्लेस्ड होता है, वहीं एनिमल सेल में साइड वाइड में कहीं पर भी होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करें, ठीक है, मैंने क्या बताया, यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल के पास मेम्ब्रेन है, बाकी ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन है, ऐसी वैक्यूल के पास भी मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल के पास भी मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में पूछा जाता है। वैक्यूल के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है टोनोप्लास्ट। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ऐसे ये टोनोप्लास्ट भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब वैक्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है? वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है सेल सैप। क्या भरा हुआ है वैक्यूल के अंदर? सेल सैप। तो यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ठीक है, समझ में आया? प्लांट सेल का समझ में आया? अब इसे देखो जरा, जब तक हम प्लांट को पानी देते रहते हैं, जब तक प्लांट को रेगुलरली वाटर मिलता रहता है तो प्लांट अच्छे से सीधा खड़ा रहता है। बट जब हम काफी टाइम तक पानी देना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, प्लांट मुरझाने लगता है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्लांट मुरझा रहा है। ठीक है, प्लांट मुरझा रहा है यानी कि प्लांट की क्या हो रही है, विल्टिंग हो रही है, विल्टिंग ऑफ लीव्स हो रही है, ऐसे मुरझा जा रही है लीव्स। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जब तक प्लांट को पानी मिल रहा है अच्छे से, तब तक वैक्यूल में अच्छे से पानी स्टोर है। जब तक वैक्यूल में पानी स्टोर है ना, तब तक वो एक प्रेशर बना के रखता है। तब तक जो वैक्यूल है वो एक प्रेशर बना के रखता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड रहता है और अच्छे से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो वैक्यूल इज फुल ऑफ वाटर। वैक्यूल में पानी अच्छे से भरा हुआ है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड है और फिर और प्लांट जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, अपराइट खड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब प्लांट को काफी टाइम तक पानी नहीं मिलता है, जब प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, प्लांट से जो वैक्यूल है ना उससे पानी रिलीज होने लगता है, उससे पानी बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर। जब प्लांट को ठीक से पानी नहीं मिलता है, वैक्यूल लूजेस वाटर, उस केस में वैक्यूल से पानी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर का प्रेशर है वो कम होने लगता है। अभी तक प्रेशर ठीक था, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या हो गया, पानी बाहर निकल रहा है, पानी के बाहर निकलने की वजह से अंदर प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो जाता है, सेल बिकम्स लेस फिर्म, तो सेल क्या हो जाता है, कम फिर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो ड्रूप होने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है, विल्टिंग ऑफ लीव्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन ऑफ वैक्यूल की बात करें कि वैक्यूल का क्या क्या काम होता है, तो स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। मेनली इसका काम होता है स्टोरेज का। पीछे अभी देखा भी था ना, क्या काम है, स्टोरेज का काम है। तो इसका काम क्या होता है, स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, शुगर्स, वेस्ट मटेरियल, इन सबको स्टोर करने का काम होता है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और बहुत सारा पानी भी इसमें स्टोर होता है। वैक्यूल के फंक्शन हम प्लांट में बात करें कि प्लांट में वैक्यूल का क्या फंक्शन है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा ये पानी भी स्टोर करके रखते हैं। द वैक्यूल मेंटेन्स प्रेशर इनसाइड द सेल, क्या करता है, ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है सेल के अंदर। कीप्स द प्लांट फर्म एंड अपराइट, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, वैक्यूल लूजेस वाटर, तो वैक्यूल क्या करने लगा, पानी को लूज करने लगेगा। सेल बिकम्स लेस फर्म एंड प्लांट विल्ट्स। समझ में आ गया? ओके। अब हम बात करें एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल होते हैं, बट
छोटे छोटे से होते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट मच स्मॉलर। कैसे होते हैं? काफी छोटे होते हैं। हेल्पिंग टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल्स को टेम्परेरीली स्टोर होने देते हैं। मतलब अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लांट में इतना बड़ा वैक्यूल क्यों है? क्यों? क्योंकि प्लांट को एक प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है। वो प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है किसने? वैक्यूल ने, इसलिए उनको एक बड़ा सा वैक्यूल चाहिए। इसके अलावा उन्हें स्टोर भी करना होता है काफी सारी चीजों को, ठीक है, इसीलिए प्लांट के पास बड़ा सा वैक्यूल होता है। भाई एनिमल्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एनिमल्स में छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं। इनफैक्ट एनिमल में ना छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो नंबर में ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। वही प्लांट में यूजुअली एक ही सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया। सेल मेम्ब्रेन इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट होते हैं। माइक्रोस्कोप का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, वो सारी चीजें अभी कवर हो गई हैं। अब मिलते हैं इसकी आगे की वीडियो में। बाय बाय।